Bismillahirrahmanirrahim. This is the 9th lecture of software engineering concept, and today our topic is software process model. ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल क्या होता है। लास्ट टाइम हमने SDLC को डिस्कस किया था, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। उसी SDLC से फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल ओरिजिनेट होते हैं, और तमाम प्रोसेस मॉडल में वो जो SDLC के 4 स्टेप्स थे वो सब में कॉमन है। हर प्रोसेस मॉडल में वो 4 होंगे, और अदर जो स्टेप्स हैं, जो फेजेस हैं, उनमें हमारे पास वेरिएशन होती है। तो देखते हैं कि आज के जो हमारे प्रोसेस मॉडल हैं वो प्रोसेस मॉडल क्या होता है और इसकी क्या ज़रूरत है और इसके क्या वेरिएंट्स हैं, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो here is a quote at slide number 2 that too often software work follows the first law of bicycling। कि सॉफ्टवेयर वर्क जो है वो बाईसाइकिल के फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है, और वो फर्स्ट लॉ बाईसाइकिल का क्या है? नो मैटर वेयर यू आर गोइंग इट्स अप हिल एंड अगेंस्ट द विंड। साइकिल आपने चलाई होगी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? अगेंस्ट अप हिल ही फील होता है बंदे को, और अगेंस्ट द विंड ये फील होता है, ठीक है। वो तो मूवमेंट आप जब भी करते हैं अगेंस्ट द विंड, ये इंसान को फील होता है। तो सेम इज़ द केस विद द सॉफ्टवेयर, कि जब भी आप सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे तो वो आपको अप हिल और अगेंस्ट द विंड ही फील होगा। आथर इस कोड का अननोन है, लेकिन बात बड़े काम की है। अच्छा, सॉफ्टवेयर प्रोसेस to solve actual problem in an industry setting, a software engineer or a team of engineers must incorporate a development strategies that encompass the process, methods and tool। कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने जब कोई प्रॉब्लम इंडस्ट्री में सॉल्व करना होगा तो उसने एक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी अप्लाई करनी होगी, और उस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी में 3 कंपोनेंट्स उसके होंगे। एक प्रोसेस होगा, कोई मेथड होगा, और कुछ टूल्स होंगे। ठीक, इन तीनों चीज़ों को मर्ज करके, कंबाइन करके वो अपनी एक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी अप्लाई करता है, और यही जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी होती है, दिस इज़ रिफर्ड टू एज ए प्रोसेस मॉडल और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैराडाइम। पैराडाइम भी मेथोडोलॉजी को ही कहते हैं, डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को कहते हैं। तो ये जो स्ट्रेटजी होती है इसको प्रोसेस मॉडल कहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैराडाइम, और जनरली ये नॉन है सॉफ्टवेयर प्रोसेस से। एज द नेम स्पेसिफाइड, देखें कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है, किस प्रोसेस से आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ये आपके पास डिफरेंट प्रोसेसेस हो सकते हैं, डिफरेंट टीम्स की अपनी डिफरेंट स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। इस चीज़ को प्रोसेस मॉडल कहते हैं। और ये जो प्रोसेस मॉडल्स हैं हमारे पास, उनको हम कैटेगराइज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ SDLC फेजेस एंड द अमाउंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट रिक्वायर्ड टू ईच। के जो प्रोसेस मॉडल हैं इनको कैटेगराइज किया जाता है SDLC के जो फेजेस हैं उनकी सीक्वेंसिंग के लिहाज से, और अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड, टाइम एंड एफर्ट डिवोटेड टू ईच फेज। के एक तो सीक्वेंस के लिहाज से SDLC की जो फेजेस हैं उनकी सीक्वेंस, और दूसरा हर फेज में जो टाइम और एफर्ट आप लगाते हैं। मीन्स के किसी प्रोसेस मॉडल में
कुछ फेसेस पे ज़्यादा टाइम और ज़्यादा एफर्ट लगेगी, किसी दूसरे प्रोसेस मॉडल में किसी फेस पे कम टाइम या कम एफर्ट लगेगी। तो ये डिफरेंस होता है प्रोसेस मॉडल्स में। या किसी का सीक्वेंस एक तरह का होगा, दूसरे का सीक्वेंस दूसरी तरह होगा। इस लिहाज से ये जो प्रोसेस मॉडल्स हैं, मीन्स के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसको कैटेगराइज किया गया है स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन में, रेड में, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट में और एजाइल डेवलपमेंट में। ये 4 किस्म की ब्रॉड कैटेगरीज हैं। तो इन डिफरेंट कैटेगरीज में हमारे पास फिर डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स आते हैं, इनको हम वन बाय वन देखेंगे। नेक्स्ट फ्यू लेक्चर हम इनकी ही बात करेंगे। तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन है, जो फर्स्ट वन है, इसमें हमारे पास जो प्रोसेस मॉडल्स हैं उनमें वाटरफॉल मॉडल है, जिसको लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादा फेमिलियर नाम या ज़्यादा जो नाम यूज़ होता है वो वाटरफॉल मॉडल का यूज़ होता है, ठीक है, या इसको लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल भी कहते हैं। इसी तरह सेकंड जो प्रोसेस मॉडल हमारे पास है वो है पैरेलल डेवलपमेंट मॉडल। थर्ड जो हमारे पास है प्रोटोटाइपिंग मॉडल एंड सो ऑन। ये स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन की कैटेगरी में आते हैं। वाटरफॉल मॉडल क्या होता है? इट इज़ आल्सो कॉल्ड क्लासिक लाइफ साइकिल, ठीक है। ये बिल्कुल वाटरफॉल भी इसको कहते हैं, क्लासिक लाइफ साइकिल भी, या लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल। ये बिल्कुल एक ट्रेडिशनल तरीका है, या आप ये समझें कि जब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ का टर्म इंट्रोड्यूस हुआ और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने और ऑर्गेनाइजेशन ने ये सोचा कि सॉफ्टवेयर को हमें किसी सिस्टमेटिक तरीके से डेवलप करना चाहिए, तो जो फर्स्ट सिस्टमेटिक तरीका उन्होंने इंट्रोड्यूस किया वो यही वाटरफॉल मॉडल था। और ये अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेफिनेशन के मुताबिक है। ये क्या सजेस्ट करता है? एक सिस्टमेटिक सीक्वेंशियल अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन भी यही पढ़ी थी कि सिस्टमेटिक, डिसिप्लिन और क्वांटिफाइबल अप्रोच। तो वाटरफॉल भी यही कहता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमें कैसी होनी चाहिए, सिस्टमेटिक होनी चाहिए और सीक्वेंशियल अप्रोच उसकी होनी चाहिए, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, स्टेप बाय स्टेप, that begins at the system level and progresses through analysis, design, coding, testing and support। जो सिस्टम लेवल से शुरू हो और प्रोग्रेस करे, एनालिसिस, डिज़ाइन, कोड, टेस्ट, सपोर्ट, ये एक्टिविटीज़ जो हैं ये स्टेप बाय स्टेप इन ए सीक्वेंस फॉलो हों। इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे फिगर है, स्लाइड नंबर 7 पे, जो लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल या वाटरफॉल मॉडल को एलोबरेट करता है। तो यहाँ पे इसका इमेज कुछ इस तरह गिवन है, एक सीक्वेंशियल फॉर्म में गिवन है कि सिस्टम इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग जब आप करते हैं तो पहले एनालिसिस परफॉर्म करेंगे और फिर डिज़ाइन की एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, देन यू डू कोड एंड देन टेस्ट। और यही इस डायग्राम को जब वाटरफॉल के पैटर्न में लिखा जाए कि अभी तो ये हॉरिजॉन्टल है, जब इसको आप वर्टिकल करें तो ये वाटरफॉल बन जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका नाम वाटरफॉल पड़ा है। तो जिस तरह वाटरफॉल का कोई इमेज होता है, ठीक है, तो इस तरह इसका भी इमेज बन जाता है। तो ये एक्टिविटीज़ हैं
कि अब वाटरफॉल में क्या होता है, टॉप टू बॉटम चीज़ आती है ना, वाटर जो है टॉप से बॉटम आता है। तो यहाँ पे भी टॉप से बॉटम एक्टिविटीज़ चाह रही हैं, पहले एनालिसिस, देन डिज़ाइन, देन कोड एंड देन टेस्ट। तो ये जो मॉडल है, ये मॉडल हुआ है आफ्टर ए कन्वेंशनल इंजीनियरिंग साइकिल। तो इंजीनियरिंग साइकिल भी कन्वेंशनल जो हैं या जो ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग साइकिल होते हैं वो भी यही होते हैं, और वाटरफॉल मॉडल की उनके साथ मैपिंग है। इसमें जो एक्टिविटीज़ हैं इस डायग्राम में, तो 7th स्लाइड पे जो डायग्राम है उसमें तो जस्ट 4 एक्टिविटीज़ शो की गई हैं, लेकिन यहाँ पे 6 हैं। मीन्स हम इसको थोड़ा फर्दर एक्सटेंड भी करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिस्टम या इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग एंड मॉडलिंग करते हैं, देन रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, देन डिज़ाइन, देन कोड जनरेशन, देन टेस्टिंग एंड देन सपोर्ट। ठीक है, तो ये 6 एक्टिविटी सीक्वेंस में आप परफॉर्म करते हैं। तो अगर ये आपकी अप्रोच हो, ये आपकी मेथोडोलॉजी हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, सो देन यू आर बेसिकली फॉलोइंग वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, अगर ये केस हो तो आप क्या कर रहे हैं, वाटरफॉल मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। ये एक्टिविटीज़ क्या हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग और मॉडलिंग में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर इज ऑलवेज पार्ट ऑफ ए लार्जर सिस्टम और बिजनेस। Works begin by establishing requirements for all system elements and then allocating some subset of these requirements to software। हम जानते हैं कि ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर का नाम तो नहीं होता। इसमें और भी कंपोनेंट होते हैं, इसमें प्रोसेसेस होते हैं, इसमें रूल्स रेगुलेशन होती हैं, इसमें आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इसमें ह्यूमन रिसोर्स होता है। ठीक, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में सॉफ्टवेयर जस्ट एक पार्ट है, और सॉफ्टवेयर पार्ट होता है एक लार्जर सिस्टम का या बिजनेस का। तो हम सिर्फ सॉफ्टवेयर पे ही फोकस नहीं करते या सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पे ही फोकस नहीं करते, बल्कि हम एस्टेब्लिश करते हैं रिक्वायरमेंट for all system elements and then allocating some subset of these requirement to software। के ओवरऑल सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है वो हम पहले एस्टेब्लिश करते हैं और फिर उनको टेलर कर लेते हैं जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं। दिस सिस्टम यूज इज एसेंशियल व्हेन सॉफ्टवेयर मस्ट इंटरेक्ट विद अदर एलिमेंट्स सच एज हार्डवेयर, पीपल एंड डेटाबेसेस। हाँ जी, देखें सॉफ्टवेयर आपका जो सोर्स कोड है उसने तो इंटरेक्ट करना है ना हार्डवेयर के साथ, लोगों के साथ, डेटाबेसेस के साथ। ठीक है, तो जब तक आपके पास एक ग्लोबल पिक्चर नहीं होगा और सिर्फ आप सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स पर फोकस करेंगे, उस वक्त आप कभी भी इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग सही तरीके से नहीं कर सकते। मीन्स कि आप कॉन्सेप्ट के लिए सिस्टम बना रहे हैं, या लेट से CUI9 आपका एक कॉन्सेप्ट का सिस्टम है, तो ये जब आपने बनाया या बनाए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ओवरऑल कॉन्सेप्ट के ओवरऑल कल्चर को समझेंगे। कॉन्सेप्ट के जितने एलिमेंट्स हैं उसके अंदर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स हैं, उसके अंदर रूल्स रेगुलेशन हैं, जो भी हैं उन सब को समझना होगा, तभी आप एक सक्सेसफुल CUI9 सिस्टम बना सकेंगे। अदरवाइज अगर आप कहें कि नहीं मुझे कॉन्सेप्ट के कल्चर से और कॉन्सेप्ट के बाकी एलिमेंट से को समझने की ज़रूरत नहीं है और मैं एक सक्सेसफुल इसके लिए CUI9 सिस्टम बना लूँगा, तो दिस इज़ इम्पॉसिबल। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, द रिक्वायरमेंट्स जो दूसरा स्टेप है कि रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग प्रोसेस इज इंटेंसिफाइड एंड फोकस स्पेसिफिकली ऑन सॉफ्टवेयर। कि अब जो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग होगी इंफॉर्मेशन सिस्टम इंजीनियरिंग के बाद रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग होगी, वो फोकस्ड होंगी सॉफ्टवेयर पे।
To understand the nature of the programs to be built, a software engineer or analyst must understand the information domain for the software as well as required function, behavior, performance, and interface. के प्रोग्राम की नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एनालिस्ट ने अंडरस्टैंड करना होगा इंफॉर्मेशन डोमेन को, रिक्वायर्ड फंक्शंस को, बिहेवियर को, परफॉर्मेंस को, इंटरफेस को। मीन्स के दोनों किस्म के फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को भी समझना होगा और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को भी समझना होगा। Requirements for both system and the software are documented and reviewed with the customer. और एनालिस्ट जब वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट करेगा तो सिस्टम और सॉफ्टवेयर को कस्टमर से रिव्यू करवाएगा, उससे ये मेक श्योर करवाएगा कि ये वही चीज़ है जो आप चाहते हैं। Third step is code generation. The design must be translated into a machine readable form. कोड क्या है? मशीन रीडेबल फॉर्म है सॉफ्टवेयर का। The code generation steps perform this task, and if design is performed in a detailed manner, code generation can be accomplished mechanistically. मीन्स के नेक्स्ट स्टेप आपका कोड जनरेशन है जो कि मशीन रीडेबल फॉर्म में होती है, और ये स्टेप किसी ना किसी हद तक ऑटोमेट हो सकता है अगर आपका डिज़ाइन जो है वो बहुत डिटेल्ड हो। तो देयर आर सम वेज कि आप कोड को ऑटोमेटिकली जनरेट करें, लेकिन ये जो कोड ऑटोमेटिक जनरेशन है ये मीन्स के अभी बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती, 10-20% तक ही हो सकती है, इससे ज़्यादा ऑटोमेटेड कोड जनरेशन अभी तक नहीं हुई। Then we have testing. Once the code has been generated, program testing begins. आपने प्रोग्राम को टेस्ट स्टार्ट कर देना है जैसे ही प्रोग्राम या कोड जनरेट हुआ। The testing process focuses on the logical internals of the software, ensuring that all statements have been tested, and on the functional external. That is, conducting tests to uncover error and ensure that defined input will produce actual results that agree with required results. टेस्टिंग प्रोसेस क्या फोकस करता है? लॉजिकल इंटरनल ऑफ द सॉफ्टवेयर, कि आपने इसको हम वाइट बॉक्स टेस्ट भी कहते हैं कि इंटरनल लॉजिक को चेक करना है और ये मेक श्योर करना है कि आपके तमाम स्टेटमेंट्स जो हैं वो टेस्ट हो चुके हैं। और एक्सटर्नल फंक्शनैलिटी को, एक तो इंटरनल ये हो गया कि तमाम स्टेटमेंट चेक हो गए ताकि आप ये मेक श्योर करें कि आपका हर स्टेटमेंट ठीक एग्जीक्यूट होता है, ठीक काम कर रहा है। और एक्सटर्नल क्या है? एक्सटर्नल तो रिक्वायरमेंट से फंक्शनैलिटी है, वो परफॉर्म किए जाते हैं टू अनकवर एरर्स एंड इंश्योर दैट डिफाइंड इनपुट विल प्रोड्यूस एक्चुअल रिजल्ट्स दैट एग्री विद रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। आप टेस्ट करें अपनी फंक्शनैलिटी को और मेक श्योर करें कि ये जो आपका एक्चुअल रिजल्ट है और जो आपका डिजायर्ड और रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो दोनों सेम है, तभी आपका सॉफ्टवेयर भी सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर होगा। और फाइनल स्टेप है सपोर्ट। मीन्स कि अब आपने रिप्लाई किया कस्टमर के एनवायरनमेंट में और ड्यूरिंग अब ऑपरेशन है वो सॉफ्टवेयर, और कस्टमर को जो सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, कोई प्रॉब्लम्स आएंगे तो वो आपने रिजॉल्व करने हैं। तो ये सपोर्ट का स्टेप होता है। Software will
undoubtedly undergo change after it is delivered to the customer. के सॉफ्टवेयर की हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, एसेंशियल प्रॉपर्टी, कि वो क्या होता है, चेंज होता है आफ्टर इट इज़ डिलीवर्ड टू द कस्टमर। कस्टमर को डिलीवर होने के बाद भी वो क्या होता है, चेंज होता है। कोई भी सॉफ्टवेयर सिस्टम देखें आपके पास होता है, आप जैसे ऑनलाइन कोई देखेंगे, आज आप यूज़ कर रहे हैं, 2 साल पहले इसकी और पोजीशन थी और आने वाले 2 साल बाद इसकी और पोजीशन होगी, चेंज इसमें आता रहता है। एक पॉसिबल एक्सेप्शन ये है कि एम्बेडेड सॉफ्टवेयर हों, जो मीन्स के ऐसे सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर में एम्बेड हो, वो चेंज नहीं होते। बाकी हर सॉफ्टवेयर जो होता है वो अंडरगो चेंज होता है। और चेंज क्यों अगर करता है, बिकॉज ऑफ द फ्यू रीजन। एरर्स हैव टू बी एनकाउंटर्ड, एरर्स आएंगे, एरर्स आते हैं। बिकॉज द सॉफ्टवेयर मस्ट बी अडॉप्टेड टू अकोमोडेट चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, या तो एरर्स की वजह से, या क्या कि सॉफ्टवेयर ने अडॉप्ट करना है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की चेंजेस को। फॉर एग्जांपल ए चेंज रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ द न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम और फिर क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो गया या पेरिफेरल डिवाइसेस चेंज हो गई, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपका चेंज हो गया, तो उसकी वजह से भी आपका सॉफ्टवेयर चेंज हो सकता है। और बिकॉज द कस्टमर रिक्वायर्ड फंक्शनल और परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट, या कस्टमर आपको क्या डिमांड करता है कि इसकी रिक्वायरमेंट या फंक्शनैलिटी इन्हेंस हो गई या परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट इन्हेंस हो गई। तो ये 3-4 रीज़न हैं जो अक्सर होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के साथ, जिसकी वजह से उसने चेंज होना होता है। तो सॉफ्टवेयर सपोर्ट या मेंटेनेंस जो है वो रीअप्लाइज ईच ऑफ द प्रीसीडिंग फेजेस टू एन एग्जिस्टिंग प्रोग्राम रेदर देन ए न्यू वन। तो ये जो सपोर्ट एक्टिविटी है वो रीअप्लाई करती है वो जो प्रीसीडिंग फेजेस हैं वो एन एग्जिस्टिंग प्रोग्राम पे अप्लाई करती हैं, बजाय इसके कि वो नया प्रोग्राम बनाए, नया नहीं बनाए, नया सॉफ्टवेयर नहीं बनाते, बल्कि उसी पे ही वो फेजेस जो हैं कि एनालिसिस करें, डिज़ाइन करें, कोड करें, टेस्ट करें, यही वो रीअप्लाई कर लेती हैं। ओके, तो ये हमारे पास वाटरफॉल मॉडल था। वाटरफॉल मॉडल के कुछ प्रोज हैं और कुछ कॉन्स हैं, इसके कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। स्लाइड नंबर 14 पे। The linear sequential model is oldest and most widely used paradigm for software engineering। ये जो वाटरफॉल मॉडल है ये ओल्डेस्ट है सबसे और मोस्ट वाइडली यूज मॉडल है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। इसका प्रोस है, कोई चीज़ जितनी ज़्यादा ओल्ड होगी उतनी ज़्यादा मेच्योर होगी। The classic life cycle paradigm has a definite and important place in software engineering work। ये जो हमारे पास क्लासिक लाइफ साइकिल पैराडाइम है, हम इसको कहते हैं, ये एक डेफिनेट और इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्क में। It provides a template into which method for analysis, design, coding, testing and support can be placed। ये बेसिकली इसने एक टेम्पलेट प्रोवाइड कर दिया जिसमें हम मेथड फॉर एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग सब के प्लेस कर सकते हैं। एंड दिस क्लासिक लाइफ साइकिल मॉडल जो है वो रिमेन्स ए वाइडली यूज प्रोसीजर मॉडल फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। प्रोसीजरल और सिक्वेंशियल मॉडल है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए। While it does have weaknesses, it is significantly better than haphazard approach to software development। अगरचे इसकी कुछ वीकनेसेस भी हैं जो हम अगले स्लाइड में डिस्कस करते हैं, लेकिन स्टिल किसी ऐसी हैपहैजर्ड अप्रोच से जिसमें कोई सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ना हो, उससे ये फिर भी सिग्निफिकेंटली बेटर अप्रोच है अपनी वीकनेसेस के बावजूद भी। However, criticism of the paradigm has caused
even active supporter to question its efficiency. लेकिन इस पैराडाइम पे, इस अप्रोच पे जो क्रिटिसिज्म है, उसने कुछ इसके एफिशिएंसी के बारे में क्वेश्चंस को रेज किया है. Among the problems that are sometimes encountered when the linear sequence is applied, वो प्रॉब्लम्स वो क्रिटिसिज्म या वो कौन से हैं. नंबर 1 के रियल प्रोजेक्ट्स rarely follow the sequential flow that model propose. Although the linear model can accommodate iteration, it does so indirectly. As a result, change can cause confusion as the project team proceeds. कि हमारे पास जो एक्चुअल रियल या लार्ज स्केल प्रोजेक्ट हैं वो रेयरली फॉलो करते हैं सीक्वेंशियल या वाटर फ्लो को, और उसकी रीज़न क्या है कि ये चेंज को डायरेक्टली अकोमोडेट नहीं करता, इनडायरेक्टली अकोमोडेट करता है, या इसमें जो आइटरेशन है वो इनडायरेक्ट है, जिसकी वजह से चेंज जब आती है तो टीम वर्क में, प्रोजेक्ट टीम में कंफ्यूजन आ जाती है. लेकिन ये जिस तरह कहता है कि पहले एनालिसिस करें फिर डिज़ाइन को टेस्ट स्वान, ये जो फ्लो है, आइटरेशन तो ये है कि एनालिसिस करें फिर डिज़ाइन करें फिर एनालिसिस, या कोड करें फिर डिज़ाइन पे, ये आइटरेशन. ये जो आइटरेशन है ये मॉडल ये नहीं कहता, ये तो वाटरफॉल है ना, टॉप टू बॉटम जा रहा है, बैक ट्रैक इसमें नहीं है, आइटरेशन इसमें वापस जाना इसमें बाय डिफ़ॉल्ट अप्रोच में नहीं है. तो ये इसकी एक वीकनेस है. Second, it is often difficult for the customer to state our requirement explicitly. फिर ये एज्यूम करता है कि आपने हर स्टेप चूँकि एक दफ़ा करना होता है और एक फेज़ में और एक सीक्वेंस में करना होता है, लिहाजा जो रिक्वायरमेंट्स आप गैदर करें वंस फॉर ऑल गैदर करें. पहले रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग के फेज़ में सारी रिक्वायरमेंट्स गैदर करें और उससे आगे फिर डिज़ाइन पे जाएँ, फिर कोड पे जाएँ, रिक्वायरमेंट में फिर दोबारा नहीं आना. सो ये जो अप्रोच है, तो इसके साथ मसला क्या है कि क्लाइंट जो होता है, जो कस्टमर होता है, वो ऑल एट वंस रिक्वायरमेंट्स फर्स्ट फेज में नहीं दे सकता पूरी रिक्वायरमेंट्स, उसको खुद भी समटाइम्स चीज़ों की बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती. जबकि वाटरफॉल मॉडल या लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल क्या रिक्वायर करता है कि ऐसा ही हो, and has difficulty accommodating the natural uncertainty that exists at the beginning of many project. और many project के स्टार्ट में जो नेचुरल अनसर्टेनिटी हो वो उसको accommodate करने में इस अप्रोच में डिफ़िकल्टी है. थर्ड इज द कस्टमर मस्ट हैव पेशेंस. A working version of the program will not be available until late in the project time span. A major blunder, if undetected until the working program is reviewed, can be disastrous. कस्टमर को पेशेंस करना होता है, उसने एक दफ़ा रिक्वायरमेंट दे दी, अब वो वेट करेगा जब प्रोजेक्ट डिलीवर होगा उसके सामने, जब बन जाएगा तो फिर उसको वो प्रोजेक्ट उसको वो देखेगा, और उसके पास कोई वर्किंग वर्जन तो नहीं होता क्योंकि वो तो तब होगा उसके पास अवेलेबल जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए. तो अगर कोई मेजर ब्लंडर हुआ जो एट द एंड ऑफ द डे उसको पता चला, तो उस वक्त तक वो डिज़ास्टरस हो सकता है, वो फेलियर की तरफ ले जा सकता है प्रोजेक्ट को. तो ये जो हैं, ये 3 इसके कौन से. तो ये था हमारा वाटरफॉल मॉडल जो कि स्ट्रक्चर डिज़ाइन में लाई करता है, और प्रोसेस मॉडल का फर्स्ट मॉडल है, आज हमने ये पढ़ा है. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन नाउ यू कैन आस्क.